नमस्कार। आज हम भारत की विरासत के संरक्षण पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जो इस विषय पर एक नई नागरिक नियमावली का प्रस्ताव रखते हैं। जी हाँ। और ये जो मौजूदा तरीके हैं ना, उनसे काफी अलग सोच पेश करते हैं। हाँ, लेख शुरू में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI के जो स्थापित तरीके हैं उनकी बात करता है। बिल्कुल। ये तरीके ज्यादातर वो 1923 की जॉन मार्शल नियमावली पर आधारित हैं। अच्छा। मतलब स्मारकों को चुनना, फिर उन्हें उनके आसपास के माहौल से जैसे अलग कर देना, मरम्मत करना और कभी-कभी थोड़ा चमका भी देना। और लेख ये भी इशारा करता है कि ये सोच थोड़ी औपनिवेशिक दौर की थी। मकसद शायद ये भी था कि समुदायों के इतिहास को समझकर उन पर बेहतर शासन किया जा सके। हाँ, ये एक पहलू था। पर चिंता की बात यह है, जैसा लेख में भी जिक्र है, कि कई रिपोर्ट बताती हैं कि इस तरीके के बावजूद भी हमारे कई संरक्षित स्मारक वो अच्छी हालत में नहीं है। बिल्कुल। तो लगता है कि एक नए नजरिए की, एक नई सोच की जरूरत है। हाँ, और ये लेख हमें संरक्षण के लिए नए रास्ते खोजने की एक तरह की कह सकते हैं यात्रा पर ले जाता है। और हम्म। प्रेरणा के स्रोत काफी अलग-अलग हैं, चौंकाने वाले भी। क्या है वो स्रोत? मतलब बड़ा संदेश यही लगता है कि ये स्मारकों को सिर्फ अलग-थलग इमारतों की तरह ना देखें, उन्हें उनके पूरे परिवेश, उनकी पारिस्थितिकी और समुदाय के साथ जोड़कर देखना होगा। अच्छा, तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। एक दिलचस्प सुझाव महात्मा गांधी के सर्वोदय की अवधारणा से लिया गया है ना, जो जॉन रस्किन के विचारों से प्रेरित है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि संरक्षण सिर्फ इमारत बचाने तक ही सीमित ना हो, बल्कि वहां रहने वाले और आने वाले लोगों की भलाई, उनके जीवन को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाए। और साथ ही जो बनाने वाले थे, उनकी कारीगरी, उनकी सूझबूझ को भी सम्मान मिले। ये तो संरक्षण को सीधे सीधे सामाजिक कल्याण से जोड़ने वाली बात हो गई। ये पारंपरिक सोच से तो काफी अलग है। बहुत अलग है। और लेख और भी कई अनूठे क्षेत्रों से प्रेरणा लेने की बात करता है, जैसे अनुवादकों से। अनुवादकों से? ये कैसे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जैसे आजकल के जो अच्छे अनुवादक हैं, वो सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करते ना। नहीं, वो तो मूल पाठ की शैली, उसका भाव, उसका संदर्भ, उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और वो ये भी समझते हैं कि समय के साथ शब्दों के मायने बदल जाते हैं। तो इसी तरह क्या पुरातत्वविद भी अतीत और वर्तमान के बीच की जो दूरी है, उसे स्वीकार करते हुए स्मारकों पर जो वो काम करते हैं, अपने हस्तक्षेपों को उसे ज्यादा पारदर्शी बना सकते हैं। पारदर्शिता हम्म, मतलब ये भी कि जो सामान इस्तेमाल हो रहा है संरक्षण में। हाँ, उसकी लगातार समीक्षा हो कि कहीं वो पुरानी संरचना कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ये एक तरह से मूल पाठ के प्रति यानी स्मारक के प्रति ईमानदारी बरतने जैसा है। सही बात है। अच्छा, और प्रकृति की ओर देखें तो वन्यजीव विज्ञानियों का नजरिया भी कुछ सिखाता है। हाँ, उनका नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या करते हैं, वो किसी एक जानवर या प्रजाति को बचाने से ज्यादा जरूरी मानते हैं पूरे पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम के आपसी ताने बाने को मजबूत करना। अच्छा, तो इसी तर्ज पर ASI। हाँ, क्या एएसआई स्मारकों और उनके आसपास जो पानी के स्रोत हैं, तालाब हैं, खेत हैं, रेगिस्तान, जंगल या बस्तियां हैं, उनके बीच के गहरे रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दे सकता है? लेख तो ये सवाल भी उठाता है कि शायद कुछ मामलों में मौजूदा चारदीवारियों पर भी दोबारा सोचना पड़े, उन्हें हटाने पर भी विचार करना पड़ सकता है। अरे, ये तो संरक्षण की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। और फंगस, कवकों का अध्ययन करने वाले माइकोलॉजिस्ट का नजरिया भी। हाँ, ये भी कम रोचक नहीं। अक्सर हम फंगस को सिर्फ गंदगी या सड़न से जोड़ते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर माइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि कवक असल में कितने जरूरी हैं। वो जैविक पदार्थों को तोड़ने में, पौधों तक पोषक तत्व पहुंचाने में, दवाएं बनाने में, यहाँ तक कि भोजन उत्पादन में भी, जैसे ब्रेड या बियर में, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, तो इस सोच से प्रेरणा लेकर। हाँ, प्रेरणा लेकर क्या हम देश भर में फैले हजारों छोटे उपेक्षित जो स्मारक है ना, जैसे पुरानी शहर की दीवारें, बावड़ियां, छतरियां, कबूतर खाने, क्या हम उन्हें एक नए नजरिए से देख सकते हैं? मतलब उन्हें सिर्फ पुरानी टूटी-फूटी चीजें ना मानकर स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। कैसे? बिल्कुल। जैसे भूजल रिचार्ज में मदद करें वो, या पर्यटन के छोटे केंद्र बन जाएं, या बस लोगों के बैठने उठने की, मिलने जुलने की सार्वजनिक जगहें बने। ये तो संरक्षण को सीधे सामुदायिक जीवन से जोड़ता है। बहुत अच्छा। हाँ, और इसी तरह अर्थशास्त्रियों की सोच भी काम आ सकती है। अर्थशास्त्रियों की? वो कैसे? वो कहते हैं कि किसी चीज का मूल्य, उसकी वैल्यू, सिर्फ ऊपरी सुंदरता या दिखावट में नहीं होती, बल्कि वो चीज कैसे काम करती है, उसके फंक्शन में भी होती है।
अच्छा, उदाहरण के लिए? मान दीजिए कोई पुरानी हवेली है, तो उसके बाहरी हिस्से को बार-बार रंगने से ज्यादा अहम शायद ये हो सकता है कि उसका जो पुराना प्राकृतिक हवादार बनाने वाला सिस्टम था, नेचुरल वेंटिलेशन, हाँ। उसे ठीक किया जाए। वो ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। ये बात तो है। और एक और बात थी लेख में, रचनात्मक विनाश यानी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, सुनने में जरूर अजीब है, पर इसका एक उदाहरण लेख में दिया गया है। जैसे मान लीजिए बड़े बांध बने और कुछ पुराने मंदिर पानी में डूब गए, हाँ, ऐसा तो हुआ है कई जगह। तो उन्हें सिर्फ एक नुकसान की तरह न देखकर उन्हें पानी के नीचे की दुनिया का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इतिहास, भूविज्ञान और समुद्री जीव विज्ञान के बीच नए संबंध बनाने की एक तरह की प्रयोगशाला बन सकती हैं वो जगहें। माइकोलॉजिस्ट, अर्थशास्त्री, इन सब के साथ लेख नागरिकों की भूमिका पर भी जोर देता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। आखिर में बात यहीं पर आती है, संरक्षण से विशेषज्ञों का ही काम नहीं रह सकता। सही है। एक नई, ज्यादा व्यापक, ज्यादा असरदार संरक्षण नियमावली बनाने में आम नागरिकों की जागरूकता, उनकी भागीदारी, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम सार निकालें इन सभी स्रोतों से जो बात उभर रही है, वो यही है कि भारत की विरासत का संरक्षण सिर्फ इमारतों की मरम्मत का कोई तकनीकी काम भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुआयामी कोशिश होनी चाहिए। इसमें स्थानीय समुदायों की भलाई शामिल हो, पारिस्थितिकी की समझ हो, और जैसा हमने देखा, अनुवादकों से लेकर अर्थशास्त्रियों तक अलग-अलग क्षेत्रों की जो अंतर्दृष्टि है, जो इनसाइट्स हैं, वो शामिल हों। और ये भी मानना होगा कि संरक्षण का मतलब क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये शायद हमेशा बहस का विषय रहेगा। ये जगह और नजरिए के साथ बदलता रहेगा। बिल्कुल। इसीलिए हम सब आम नागरिक के तौर पर खुद को और ज्यादा जागरूक बनाकर, अपनी भूमिका समझकर इस बहस को, इस पूरी सोच को सही दिशा देने में मदद कर सकते हैं। लेख एक आखिरी ख्याल भी छोड़ जाता है कि हमें स्मारकों के पत्थरों की भाषा पढ़ना सीखना चाहिए। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। इस पर सोचा जा सकता है। अगर हम सच में स्मारकों के पत्थरों की भाषा पढ़ना सीख जाएं, मतलब उनके बनने की कहानी, उनमें जो बदलाव हुए हैं, उन पर समय के जो निशान हैं, अगर हम ये सब समझ पाएं, तो ये हमारे इतिहास और अपनी विरासत की समझ को कितना बदल सकता है ना? शायद ये हमें उन कहानियों और उन आवाज़ों को सुनने में मदद करे जिन्हें अब तक शायद नज़रअंदाज किया गया है या बड़े पैमाने पर चुप करा दिया गया है। सोचने वाली बात है।